वन टाइम अगेन अक्की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 9th गणित मंजरी का एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसके सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत सारी तैयारी आपकी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो लोथल नगर का एक व्यापारी मसालों की बोरियों के बदले तांबे की सिल्लियां लेता है। ठीक है, तो किसके बदले? मसालों की बोरियों के बदले तांबे की सिल्लियां लेता है। उसे 2 बोरियों के बदले 15 सिल्लियां मिलती है। 2 बोरियों के बदले 15 सिल्लियां। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 2 बोरियों के बदले क्या मिलता है? 15 सिल्लियां मिलती हैं। ठीक है, यदि वह 12 बोरियां बाजार में लाता है तो उसे कुल कितनी बोरियां, मतलब कुल कितनी सिल्लियां मिलेंगी? ठीक है, तो 2 बोरियों के बदले में 15 सिल्ली और 12 बोरियां लेकर आया है। तो सबसे पहले तो एक बोरी के बदले में उसको कितनी सिल्लियां मिल रही है वो निकाल लेते हैं। कभी भी याद रखना, मैथमेटिक्स बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करके हम बड़े प्यार से बता सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है अगर वो आपको समझ में आ गया इस छोटे से क्वेश्चन पे, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो ऐसा होगा वो आप फटाक से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, याद रखेंगे कि कभी भी हमें जब 2, 4, 10 या 100 या कोई भी नंबर का हमें वैल्यू पता हो, तो 2 बोरियों के बदले 15 सिल्लियां है, तो हम हमेशा एक बोरियों का निकालेंगे, मतलब एक का पता करेंगे। एक का पता करने के बाद हम अगर बहुत सारे का पूछेगा तो हम उसको एक से मल्टीप्लाई, मतलब अगर मुझे 50 का पूछेगा तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का पूछेगा तो भी एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का पूछेगा तो भी एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें एक वैल्यू, मतलब एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक इकाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक बोरी के बदले कितना मिलेगा? 2 है, 2 को मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 7.5। तो 7.5 बोरियां मिलेंगी मान लो। ठीक है, 7.5 सिल्लियां मिलेंगी मान लो। ठीक है, सिल्ली। अब सवाल कहता है, हमने एक बोरी का निकाल लिया भाई। ठीक है, हमने एक बोरी के बदले जो भी हमें मिलेगा हमने निकाल लिया है। अब उसने पूछा है कि 12 बोरियां बाजार में लाता है, तो 12 के बदले में उसे कितनी सिल्लियां मिलेंगी? एक बोरी का पता है तो 12 बोरियां के बदले, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? जो हमारी एक बोरी की वैल्यू आई है 7.5, मतलब 7.5 को। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 12 सत्ते 84 और 6 90, मतलब 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल क्या चाहिए? 1284 और 6 90, एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद का जो जीरो होता है उसको हम लिखते नहीं है, तो 90 सिल्लियां मिलेंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो 90 सिल्लियां मिलेंगी। तो याद रखना, एक बोरी को फाइंड करने के बाद हम कितनी भी बोरियों का पूछ ले हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसांगो हड्डी के एक स्तंभ में, मतलब कोई इसांगो हड्डी है, कुछ भी हो सकता है, ये एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब खंबा में लिखी संख्याएं 11, 13, 17, 19। क्या लिखा हुआ है? 11, 13, 17, 19 को देखिए, इन संख्याओं में क्या समानताएं हैं, इसी प्रकार की अगली 3 संख्या लिखिए। अब सबसे पहले समझना है कि ये नंबर में क्या समानताएं हैं, फिर इसके अगले 3 नंबर और हमें बतानी है। तो यहां पर ध्यान देंगे, 11, 17, 11, 13, 17, 19, 11, 17, 13, 19 में देखो इसके बीच में 2 का अंतर, और इसके बीच में 4 का अंतर, इसके बीच में 2 का अंतर, तो ये तो कुछ अलग दिख रही है। मुझको ये दिख रहा है कि ये 11 जो है सिर्फ अपने टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, 13 भी अपने टेबल में आता है और किसी में भी नहीं आता, 17 भी, 19 भी। तो सभी संख्याएं जो वो अपनी टेबल में ही आती है। जो जो संख्या अपनी टेबल में आती है उसे हम कहते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। तो दी गई संख्याएं अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगली 3 अभाज्य संख्या लिखनी हो तो अगली 3 अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 11, 17, 19, 21। 19 के बाद 20 आता है, 20 नहीं हो सकता क्योंकि 20 10 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। 21 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है। 22 2 के पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में आता है। 23 किसी भी पहाड़े में नहीं आता, तो पहला तो हो गया 23। 24 25 नहीं हो सकता, 26 नहीं हो सकता, 13 के पहाड़े में आता है। 27 नहीं हो सकता, 3 के पहाड़े में आता है। 28 भी नहीं हो सकता, 14 के पहाड़े में आता है। 29 हो जाएगा। 30 नहीं हो सकता क्योंकि 15 के पहाड़े में आता है, अगला हो जाएगा 31। तो हमें वो संख्या लिखनी है जो सिर्फ अभाज्य है। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या आप अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हो? तो ये हमारे अगली 3 संख्याएं, लेकिन उससे पहले वेट करना, अभाज्य संख्याओं के बारे में भी आप पढ़ के जाना है क्योंकि अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल अपने टेबल में ही आती है, मतलब या तो वो एक के टेबल में आएगी या फिर वो खुद के टेबल में आएगी। ठीक है, एक और स्वयं की संख्या मतलब स्वयं अपने टेबल में ही आती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 13, अब 13 क्या है, अपने टेबल में आएगी या फिर एक के टेबल में आएगी, जैसे कि 2, 5। ठीक है, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने टेबल में ही आती है। इसके पीछे एक एन रूल है। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, मान लो कि 97 आ गया भाई, और हमें बताना है क्या ये अभाज्य संख्या है। हो सकता है हमें इतने सारे टेबल्स ना आते हो सकता है किसी टेबल में 97 आता हो, तो हम क्या करेंगे, हम 97 को रूट में डालेंगे। जब रूट में डालेंगे तो ये हमें रूट निकाला तो आएगा नहीं, क्योंकि ये किसी का भी रूट नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के नियर बाय है तो 10 से छोटा होगा, मतलब 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो 10 से छोटा इतना याद रखना। अब 10 से छोटा जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 है, 3 है, 7 है बस, और एक 5 भी है और 7 है। हमें क्या करना है, जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 9 समथिंग कुछ आएगा, मतलब 10 से छोटा आएगा। तो मैं क्या चेक करूंगा कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। बस मुझे इन टेबल्स में देखना है कि 97 आएगा या नहीं आएगा। अगर इन टेबल्स में आएगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, अगर इन टेबल में नहीं आएगा तो यह अभाज्य संख्या है। 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में, 7 7 2 इधर गया, 27, 27 भी नहीं आता, तो 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे कि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब किसी भी नंबर को अगर रूट से हम उसको रूट फाइंड कर ले और उसको बाहर निकाल के उससे छोटी अभाज्य संख्याओं से सिर्फ चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है, क्या वे घटाव के अंतर्गत भी संवृत हैं? अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग अंतर्गत संवृत होती है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा ही एक प्राकृतिक संख्या होती है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब संवृत होती है, याद रखना। ठीक है, संवृत मतलब खुद वो प्राकृतिक संख्या ही होती है। जैसे कि अगर प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पहले तो ये याद रखो, प्राकृत संख्या होती है हमारी जो संख्या 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, मतलब एक से जो शुरू होती है, जीरो से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से शुरू हो जाए होती है वो होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से शुरू होती है, लेकिन प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है इन्फिनिटी तक, माइनस की भी नहीं होती और जीरो की भी, और जीरो भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं कोई दो प्राकृत संख्या ले लूं, कुछ भी ले लेता हूं, 3 प्लस में 5, तो ये मेरा हो जाएगा 8। 8 भी एक प्राकृत संख्या है। ठीक है भाई, दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है। भाई बिल्कुल सही बोला इसने, हमेशा ही होगी। क्या वह घटाव के अंतर्गत भी संवृत होती है? उसने कहा योग में तो वो संवृत होती है, मतलब प्राकृत संख्या का योग प्राकृत संख्या ही होता है। क्या घटाव करने में भी वो संवृत होता है? अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या वो हमेशा प्राकृत संख्या ही आएगी? चलो चेक करते हैं। अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूं तो 5 एक प्राकृत संख्या है, 3 भी एक प्राकृत संख्या है, आंसर आया प्राकृत संख्या। ओके भाई साहब, होती है। माइनस करने पे तो होती है। क्या मैं इसको, ये भी एक प्राकृत संख्या और ये भी एक प्राकृत संख्या है, अगर मैं आगे पीछे कर दूं तो माइनस का 2 होता है, और माइनस 2 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, माइनस 2 प्राकृत संख्या नहीं है, तो उसने क्या कहा, अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण मैंने दे दिया, तो उदाहरण के साथ क्या लिखेंगे, नहीं। तो क्या लिखेंगे, नहीं, दो प्राकृत संख्याओं का घटाव के अंतर्गत संवृत नहीं होती है। उसने क्या पूछा था इसी की लैंग्वेज में, क्या वे घटाव के अंतर्गत भी संवृत होती है? जी नहीं, घटाव के अंतर्गत संवृत नहीं होती है। समझ में आ गया, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ेंगे तो हमेशा संवृत होती है, लेकिन प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से घटाते हैं तो वो संवृत, वो प्राकृत संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो पूरी तरह से वो प्राकृत संख्या तो नहीं होती है भैया, वो प्राकृत वो नेगेटिव में भी आ सकती है, इसलिए वो संवृत नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन भारत में लोग उंगलियों के जोड़ गिनकर संख्या ज्ञात करते थे। प्रत्येक उंगली में 3 जोड़ होते हैं। ठीक है भाई, देखो, एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़, तो प्रत्येक उंगली में 3 जोड़ होते हैं और अंगूठे से उन्हें गिना जाता है। कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 4 उंगलियों में हमारे पास 12 जोड़ है, 12 तक काउंट कर सकते हैं। एक हाथ से आप कितनी संख्या गिन सकते हैं, 12 गिन सकते हैं। या प्राचीन आधार 12 गणना पद्धति से कैसे संबंधित है? तो इसका नाम है आधार 12।
आधार 12 संख्या पद्धति, क्योंकि हम 12 तक की काउंटिंग उंगली से कर सकते थे, ठीक है, इसलिए हम 12 संख्या पद्धति कहते हैं इसे, संबंधित है। तो हमें इसको बारे में बताना है, चलो ठीक है, लिख देते हैं हम। एक हाथ में उंगलियां होती हैं 4, 1 2 3 4, इसको नहीं काउंट करना है क्योंकि ये अंगूठा होता है, 4 उंगलियां होती हैं। एक उंगली में जोड़ होते हैं 3, एक, जैसे कि 1 2 3 जोड़ होते हैं, तो कुल जोड़ हो जाएंगे 4 गुना में 3 इक्वल टू 12, 12 जोड़ हो जाएंगे। तो इसलिए 12 जोड़ आधार 12 संख्या पद्धति से संबंधित है। अब 12 जोड़ आए इसलिए ये आधार 12 संख्या से संबंधित है। बस इतना ही हमें बताना है इस सवाल के अंदर, बस ये उंगलियों का थोड़ा सा समझाना था, ठीक है, इतनी सी बातें करनी है हमें इसके अंदर।